वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, जो था हमारा प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। अब है इंटरनल मोबिलिटी, जो हम अंदर ही अंदर कुछ चेंज करते हैं, प्रमोशन, डिमोशन या ट्रांसफ़र। देखिए, इंट्रोडक्शन में जो लेटरल और वर्टिकल मूवमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन, हम इंटरनल मोबिलिटी कहते हैं। इट कैन बी फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिमोशन। कई बार बहुत सारे प्लेसेस पे हम वेरियस डिपार्टमेंट डिवीज़न करते हैं जॉब्स का, बट जब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते तो उसको हम एक्सटर्नल मोबिलिटी कहते हैं। बट कई बार हमें इंटरनल मोबिलिटी टेम्परेली करनी चाहिए, ताकि जो सूटेबल कैंडिडेट है जॉब के लिए हम उसको उस पर प्लेस कर सकें। तो जो एम्प्लॉयज़ की प्रेफरेंस होती है इंटरनल मोबिलिटी की, वो एज वेल एज यही होती है कि फेवरेबल प्लेसमेंट मिले। तो नीड क्या है हमें इंटरनल मोबिलिटी की? जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़े, साथ साथ ये मूव और प्लेस होता रहे कि राइट पर्सन राइट जॉब पे है या नहीं है। इफेक्टिवनेस बढ़ेगी हमारे एम्प्लॉयज़ की, अगर वो मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसका हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हमें अचीव होगी। अगर कॉन्टीन्यूस चेंज आएगा हमारे जॉब स्ट्रक्चर या डिज़ाइन में, तो जो हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज़ के साथ मूव करेगी रैपिडली और राइट प्लेस पर ही करेगी। रैपिड चेंजेस आता है हमारी टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन में, जो हमारे प्रेशर्स हमारे लिए आता है, तो राइट पर्सनल हम हैंडल कर सकते हैं अगर हम इंटरनल मोबिलिटी करते हैं। ह्यूज एक्सपेक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है ऑपरेशंस में, उसके लिए भी हमें करनी चाहिए। जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस हो रही है उसके लिए हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में। हमें कॉन्स्टेंटली जो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनमें कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको फुलफिल करने के लिए। साथ साथ जो मैनेजमेंट का एरियाज़ है उसे भी जॉब डिमांड में इंक्रीज में लाते रहना चाहिए। जो रैपिड ऑब्सोलेंस है, लाइक एम्प्लॉयज़ की स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, उसका भी एक डायनेमिक टाइम होता है चेंज होने का। जो हमारा राइज ऑफ डिमांड होता है ट्रेन यूनियन में अकॉर्डिंग रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, उसके लिए भी हमें करनी पड़ती है। जो गवर्नमेंट का रोल चेंज होता है, कोई इंटरवेंशन इंक्रीज हो जाए, तो एचआरएम के लिए भी हमें करना पड़ता है। नेशनल इंटरनेशनल जो माइक्रो एनवायरमेंट के ट्रेंड्स आते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे जॉब डिज़ाइन और डिमांड पर भी पड़ता है। हमें मेंटेन करना चाहिए हमारी साउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर, और जो भी डिस्प्यूट है, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसके लिए भी हमें करते रहना चाहिए। सोशल, रिलीजन, अदर कंडीशंस की भी हमें चेकआउट करना पड़ता है। फ्यूचर क्या होगा इंटरनल मोबिलिटी का? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्ट कटिंग मेजर हाथ रहेंगे और हायर एजर बेजर्स होंगे। जो लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लेबर है वो इंक्रीज हो सकती है, जो स्किल्ड सूटेड स्पेशली। जो डेवलप होगी पर्सनल, जो हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक अच्छे प्लेस पर। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो अवेयर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से भी और विजन से भी। जो डायनामिक चेंज आ रहा है हमारी मॉडर्न उससे भी हम उस चैलेंज को भी एक्साइटली वो चैलेंज कर सकते हैं। रैपिड एक्सपेंशन हो रही है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बाउंड्रीज में रैपिड मूवमेंट हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका भी एक अनदर रोल ही होता है। अगर मिसमैच ना करें रैपिडली, हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो लो क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें भी चेयर अप कर सकते हैं। जो कंपटीशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, राइट टैलेंट के बीच में, उसे भी हम नोटिस कर सकते हैं। कोई इंक्रीजिंग एक्सपेरिमेंट है, टैलेंट है पर्सन का, वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है कि पर्सन की प्रोग्रेस कर देना, उस पर्सन को एक हाई स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। जो प्रमोशन है वो हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से खुश होकर देते हैं, मतलब उसकी सैलरी में इनकम बढ़ जाना, उसका रिवार्ड देना, उसको एक लॉयल्टी और एफिशिएंसी देना। प्रमोशन का होता है कि ज़्यादा इनकम, ज़्यादा स्टेटस और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये ज़रूरी होता है। जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उनको बेटर सैलरी, स्टेटस, चैलेंज एंड वर्क एनवायरनमेंट देना। और जो प्रमोशन है जनरली हायर लेवल के पोस्ट में ही करा जाता है, जहाँ पे स्किल, नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, जो हम उसे यूटिलाइज कर सके। पर कई बार होता है ड्राई प्रमोशन, इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। और एक होता है अपग्रेडेशन। इसमें क्या होता है कि पता है क्या है, सैलरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ बढ़ गई, स्टेटस बढ़ गया, पर आपकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आया, उसको कहते हैं ड्राई प्रमोशन। और अपग्रेडेशन क्या होता है कि आपको सैलरी नहीं सैलरी ज़्यादा मिल गई पर आपकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। ड्राई प्रमोशन का एग्जाम्पल होगा कि कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसको हेड बना दिया डिपार्टमेंट का, पर उसकी सैलरी में कोई चेंज है, पर उसकी ड्यूटीज़ और बढ़ गई कि आपको 2-3 काम और करने पड़ेंगे।
और अपग्रेडेशन में क्या होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर है कई सालों से और आपको लग रहा है कि कई सालों से तो मुझे उसकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, उसकी सैलरी 15 से अगर 25 कर दी, पर उसकी ड्यूटी वही है कि ड्राइवर का ड्राइवर रह गया। तो ड्राइव प्रमोशन और अपग्रेडेशन भी प्रमोशन का पार्ट होते हैं। डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता चल गई है। अकॉर्डिंग टू चार्लिस, प्रमोशन इज द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ बेटर जॉब, better in terms of greater responsibility, more status, great skills, especially increased rate of pay and salary। ठीक है, उसके बाद आता है एलिमेंट्स। यही एडवांसमेंट, किसी हायर लेवल ऑफ पोस्ट मिल जाती है, लोअर लेवल से वो हाई पोस्ट में जाता है और उसका रैंक राइज हो जाता है, बेटर पे और सैलरी मिल जाती है। पर अपग्रेडेशन के केस में सैलरी ज़्यादा हो जाती है पर उसकी पोस्ट स्टेटस नहीं रहती, रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेटस में भी बढ़ जाता है। अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसे बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाती है, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है और जो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट है वो बढ़ जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड मिलता है, जो उनकी सर्विसेज है वो रिटेन वही रहती हैं, एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटी का यूज़ होता है, लेबर टर्नओवर का रेट भी रिड्यूस हो जाता है और सर्विसेज परमानेंटली हो जाती है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी डेवलप हो जाती है, जो उनकी कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाता है, वेकेंट सील्स को हम हायर पोस्ट को हम फिल कर सकते हैं खाली किसी को प्रमोट करके, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो रिड्यूस हो जाता है, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो जाता है, कैपेबल ट्रेन और एफिशिएंट पर्सन में ऑर्गेनाइज में वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच। अब प्रमोशंस के क्राइटेरियाज है कि हम किन किन क्राइटेरिया पे प्रमोशन करते हैं, सीनियरिटी बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे और सीनियरिटी कम मेरिट, मतलब दोनों बेसिस पे। तो वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहले प्रमोशन बेस्ड और सीनियरिटी, उसमें क्या था, जो सीनियरिटी रिलेटिव लेंथ, ये लॉन्ग रन मेथड होता है, ये सिंपली सिस्टम होता है प्रमोशंस के लिए। हम बेसिकली एग्ज्यूम करते हैं कि क्या स्किल और नॉलेज है हमारे एम्प्लॉयज़ को, ताकि हम उनको इंप्रूव कर सकें उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और जो सीनियरिटी है एम्प्लॉयज़ की वो हम मेज़र करते हैं एक्यूरेटली और ऑब्जेक्टिवली, ताकि हम उस सिस्टम को फॉलो कर सकें और उसी को प्रिपेयर लिस्ट बना के एम्प्लॉयज़ की उनका प्री डिटरमाइंड पॉलिसी कर सकें। हर एम्प्लॉय को पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है उस सीनियरिटी में। जो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी प्रमोटेड हो जाते हैं अगर वेकेंट हायर सीट पे कोई जॉब खाली हो तो। और ये सिस्टम प्रमोट करता है कल्चर रिस्पेक्ट फ्रॉम सीनियर टू एज पर्सन। अगर आपको लगता है कि हमारी हाई पोस्ट सीईओ की खाली है और कोई पर्सन काफ़ी टाइम से सुपरवाइजर का काम कर रहा है, तो हम उसको उस सीट पे सीईओ पे हम पोस्ट कर सकते हैं, हम उसके मेरिट बेसिस पे। ठीक है, ये लॉयल्टी भी और डेवलप करता है, बिलोंगिंगनेस भी करता है और बायनेस को रिमूव करता है। इसमें सिक्योरिटी भी होती है, सर्टेनिटी भी होती है और प्रमोशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। पर इसके डीमेरिट यही रहती है कि जो सीनियरिटी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है हमारे यंग और कैपेबल एम्प्लॉयज़ जिनको एप्टीट्यूड एक्सेल ज़्यादा परफॉर्मेंस उसके अंदर होती है, बट हम सक्सेसफुली प्रमोट कर देते हैं और वो इन्जॉय करते हैं अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी यूनियनिटी को। मेरिट्स क्या हैं, सिंपली और इजी है, हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक लिस्ट सीनियरिटी की बेसिस पे प्रिपेयर कर जाती है। हर एम्प्लॉय को पता होता है उसका नंबर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरीफेबल, जो सीनियरिटी होती है उसको मेजर करते हैं हम ऑब्जेक्टिवली और उसको वेरीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रैंक, उस हम सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। इम्पार्शियल, जो एम्प्लॉयज़ प्रमोट होना चाहते हैं सीनियरिटी की बेसिस पे, इसमें बायसनेस का भी देखा जाता है कि कई बार डिसीजन मेकिंग ना हो जाए, पर इसमें कोई स्कोप नहीं होता बायसनेस का, फेवरिज्म का। पॉपुलर, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए और इसमें लर्निंग बेस्ड ज़रूर होता है, एक्सपीरियंस होता है और इसमें जो गिवन परफॉर्मेंस होती है ऑल द टाइम उसको भी नोटिस किया जाता है। सिक्योरिटी होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि प्रमोशंस होता है वो हमारे हर एम्प्लॉय का होता है। लेबर टर्नओवर को रिड्यूस कर सकता है, अगर पर्सन को पता, अगर वो पर्सन लीव करा, उसको डर है कि उसकी सीनियरिटी चल जाएगी, तो वो प्रमोट हो सकता है सीनियर बेसिस पे। और एम्प्लॉयज़ के लिए ये ईजी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, तो वो चाहता है कि हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी प्रमोशंस हो जाए, हमारे अच्छे इंटेंसिव हो जाए। कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन, जो सिस्टम है प्रमोशन का वो सक्सेसफुली करा जाता है और उसको सभी इंजॉय भी करता है, सपोर्ट भी करता है और कॉन्फिडेंस रहता है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। उसके बाद आती हैं डीमेरिट्स। कई बार जो कैपेबल और एम्बिशियस एम्प्लॉय वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो तो काफ़ी एज पर्सन है, उसको हमें क्यों, मतलब यंग पर्सन को हमें क्यों नहीं किया, उसको क्यों कर दिया, इस तरह से। मेरिट एंड परफॉर्मेंस रिग्रेस, इसमें हम सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस ही देखते हैं कि उस पर्सन में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज में नहीं हुई। कई बार लेबर टर्नओवर को भी इंक्रीज़ कर देता है, जो हमारे यंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये लगता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उनमें थोड़ा हो जाता है। लूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज़ प्रमोट करे जाते हैं हायर पोजीशन पे, उनका इरेस्पेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है और वो
इफेक्ट करते हैं हमारी प्रॉडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ऑटोमेटिकली बेटर जॉब मिल जाती है सीनियरिटी के बेसिस पर। डिफिकल्टी टू अट्रैक्ट न्यू एम्प्लॉयज़, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है न्यू पर्सनल को ऑर्गेनाइजेशन में लाने में, क्योंकि उन्हें उन इंसेंटिव्स नहीं मिल पाते हैं। डिफरेंशिएट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि किसको हम मेरिट में रखें किसको ना रखें। जो नंबर ऑफ ओल्ड और इनएक्टिव एम्प्लॉय वो भी बढ़ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को उनको लूज़ करना ही पड़ता है। नाउ मेरिट के बेसिस पे उन्हें प्रमोट करना, जो शॉर्टकमिंग और लिमिटेशंस है प्रमोशंस की, वो उन्हें रिवार्ड नहीं मिलता नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर की वजह से। जो क्लेम करते हैं एम्प्लॉयज़ की हमें हायर पोजीशन मिलनी चाहिए, उनके एफर्ट्स और डेवलपमेंट भी दिखनी चाहिए, जो उसमें डिस्करेज हो जाता है यंग कैपेबल एफिशिएंट एम्बिशियस एम्प्लॉय, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। पर प्रोवाइड मेरिट के बेसिस पे देते हैं, जिनमें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस होता है। मेरिट मीन स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिंक करती है प्रमोशन से जिनके पास परफॉर्मेंस हो, तो करियर ग्रोथ भी होता है हाई परफॉर्मेंस का। तो जो मेरिट एक एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी रखती है एम्प्लॉय को एक्सेल करने के लिए, तो हम जज भी कर सकते हैं उसके पास परफॉर्मेंस से, और लिंक कर सकते हैं उसकी क्वालिटी, कैपेसिटी, इनिशिएटिव, अलर्टनेस, कैपेसिटी के इंटरडिपेंडेंट के एक पार्ट होता है हमारे एम्प्लॉयज़ का। तो जो मेजर एडवांटेज यही है इस प्रमोशन का, कि जो हमारे पास फेवरेबल, कैपेबल और एम्बिशियस एम्प्लॉय हम उनको जॉब दे सकते हैं, जो एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। पर ड्रॉबैक यही रहता है कि हमें मेजर करना पड़ता है मेरिट को, जो कि सब्जेक्टिव होता है, और जो इंटीग्रिटी होती है मैनेजमेंट की, वो हमेशा स्टेक लेके देती है कि हर एक एम्प्लॉय को प्रमोशन मिले उस ऑर्गेनाइजेशन में। मेरिट्स क्या रहेंगी इसकी, जो प्रमोट एफिशिएंसी, जो मेरिट प्रमोट्स करते हैं एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि उन्हें वो अवेयर हो जाते हैं कि उनका हाई लेवल पोजीशन होने वाला है, वो डिजर्व करते हैं। डेवलपमेंट भी होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की भी होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सीख करती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल और पावर को, और वही उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रखते हैं जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज और स्किल हो। अट्रैक्ट कैपेबल पर्सन, वो मोटिवेट करती है यंग और कैपेबल पर्सन को, ताकि वो एक्सटर्नल सोर्स के वेकेंट पोस्ट में फिल कर सके और अपनी जॉब ले सकें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपेबल और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो डिज़ायर गोल को अचीव कर सकते हैं, वो भी अच्छे बेहतरीन तरीके से। डीमेरिट्स क्या होंगी, सब्जेक्टिव असेसमेंट, जो असेसमेंट है हमारी कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, लीडरशिप, अलर्टनेस, वो इनिशिएटिव लेती है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है। जो एट्रीब्यूट होते हैं वो भी हम मेजर नहीं कर पाते अच्छे से। डिसकंटेनमेंट अमंग सीनियर एम्प्लॉयज़, जो प्रमोशन होता है हमारे मेरिट्स का, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो जूनियर और सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको बहुत समझने लग जाते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेसेस करनी पड़ती है। ट्रेड यूनियन से ऑपोजिशन हो जाता है कि जो पॉलिसी हम उसको सपोर्ट नहीं करते, जो लीडर ट्रेक्स है उनको सस्पेक्ट नहीं करते, तो हम उन्हें भी अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बायसनेस और फेवरिज्म भी हो जाते हैं, कई बार हम उन लोगों को प्रमोट करते थे जो हमारे फेवरेट हैं और जो अच्छा डिज़र्व कर सकता है, और जो अच्छा कर सकता है हम उसको वो डिज़र्विंग होता है बट उसको इग्नोर कर देता है, तो ये काफ़ी अफेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ के मोरल को। लेबर टर्नओवर भी रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे यंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें उनका रिजल्ट हो जाता है, जो बेटर जॉब मिल जाती है, पर वो ये भी हो सकता है क्या पता कोई उनको हायर पे दे के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले ले। प्रमोशन ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब ये दोनों के बेसिस पे चलता है, जो दोनों चीज़ों को देखता है कि कौन कितना अच्छे से काम भी कर रहा है, उसका ट्रेड यूनियन में फेवर भी है। मैनेजर के साथ मतलब वो मैनेजर उनको प्रमोट नहीं करता जो बाइनस करते हैं, मतलब मेरिट अलोन और सीनियरिटी उनको नहीं करते, फॉलो करती है पॉलिसी को प्रमोशन की दोनों बेसिस पे। साथ ही साथ उनके रिएक्शंस भी देखते हैं कि वो किस तरह से, भाई वो एब्सेंटीज रेट पे उनकी कितनी है, लेबर टर्नओवर कितनी है, डिससेटिस्फेक्शन कितनी है, ग्रीवेंसेस कैसे, डिस्प्यूट्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों को मेज़र करती है। इन सारी आर्ग्यूमेंट्स को नोटिस करके वो तभी एक्शन लेती है किसको हमें प्रमोट करना है किसको नहीं। तो ये काफ़ी कम्बिनेशन है हमारी सीनियरिटी और मेरिट बेसिस का। तो जैसे मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस एंड मेरिट, इसमें क्या होता है कि वो एम्प्लॉयड करते हैं कमर्शियल बैंक में, और जो अंडर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम है, जो एम्प्लॉयज है वो अपना मिनिमम नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट कर लेता है उस सर्विसेज के लिए जो एलिजिबल होता है, तो उसी एम्प्लॉय को प्रमोट करता है जो सेलेक्ट हो जाता है उस बेसिस के ऊपर। वेटेज ऑफ सीनियरिटी, जिसकी ज़्यादा वेटेज होगी उसकी बेसिस पे हम उसको कर देंगे। अगर वेट ज़्यादा है सीनियरिटी का एज वेल एज मेरिट का भी है, तो एक सर्टेन मार्क्स देके हम उसको दोनों रिजर्व कर लेते हैं, सीनियरिटी और परसेंटेज असाइन कर देते हैं, और वो कैंडिडेट हो जाता है उसके लिए। मिनिमम मेरिट एंड सीनियरिटी एक कॉम्बिनेशन होता है मिनिमम मेरिट और सीनियरिटी का जो हम यूज़ करते हैं। एम्प्लॉइज़ प्री डिटरमाइन मिनिमम स्कोर एलिजिबल करते हैं, और जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको प्रमोट कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। और इस मेथड के अंदर 2 पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाता है। जो सीनियरिटी है वो भी टेकन एज अ प्रमोशन ही ली जाती है। जो सीनियरिटी है 2 पर्सन की वो सेम और इक्वल होगी, वो एलिजिबल होंगे प्रमोटेड के लिए। ठीक है,
तो एसेंशियल्स क्या है प्रमोशन पॉलिसी की? जो प्रमोशन पॉलिसी है वो रिटर्न में होती है, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होते हैं हमारे एम्प्लॉय ताकि कोई भी प्रॉब्लम अवॉइड हो सके फ्यूचर के लिए। जो पॉलिसी होती है वो वैकेंट सीट के लिए होते हैं, हायर सीट को फिल करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से। जो क्राइटेरिया और बेसिस होता है वो पूरे स्टेटेड पॉलिसी के अंदर होता है, मतलब अंडर मेरिट जो हमने भी करी है क्राइटेरिया। जो पोजीशन होते हैं वो हायर लेवल भी हो सकते हैं, और जो SC ST OBC के लिए रिजर्व है वो तो है ही, और ये भी हम स्टेट करते हैं। मेरिट बेसिस पे होते हैं वो फेयर और इम्पार्शियल होती है, क्लियर कट एंड नॉर्म्स होते हैं, क्राइटेरिया भी डिटरमाइन किया जाता है, लेंथ ऑफ सर्विस और सीनियरिटी भी देखी जाती है। प्रमोशन को हम फॉलो करते हैं बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स, यूनिफॉर्मली अप्लाइड करा जाता है पॉलिसीज़ को, कोई बायनेस और फेवरिज्म इंप्लीमेंट नहीं करी जाती प्रमोशंस के टाइम पर। उसके बाद आता है डिमोशन। डिमोशन होता है डीमोटिवेशन, मतलब अपोजिट होता है प्रमोशन से। जो एम्प्लॉय को नीचे लोअर वाली पोस्ट पे कर देना, मतलब जो प्रेजेंट जॉब है उसे नीचे आ जाना, मतलब वेलरिच वेजेस एंड सैलरी कट हो जाना, बेनिफिट और स्टेटस कम हो जाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाना, डाउनग्रेड प्रोसेस में करना, मतलब जो डिस्चार्ज एम्प्लॉय को डिमोशन हो जाना। एक ऐसी टेक्निक जो रियरली यूज़ कर जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए ड्यू टू अनअवॉइडेबल कॉसेस। क्या होता है, मैं जस्ट आपको बेसिक चीज़ बता देती हूँ इसमें। अगर कोई एम्प्लॉई मैनेजर की पोस्ट पे है, उसने कुछ ऐसी गलत हरकतें कर दी, वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहा, हम काफ़ी मौके दे चुके, उसे काम समझा चुके, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे रहे हैं, वो फिर भी उस काम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो हम उसको मैनेजर की पोस्ट से एम्प्लॉय की पोस्ट पे ला देते हैं, जिसको कहते हैं हम डीमोशन कर देना, मतलब डी मतलब प्रो नहीं करना, डी कर देना, नीचे ला देना, उसको हम कहते हैं डिमोशंस। वो कब कब करा जाएगा एम्प्लॉयज़ का? जब कोई मिसप्लेसमेंट रेक्टिफाई हो जाए, अगर कोई अनसुटेबल हो एम्प्लॉय, उस हमने गलत सीनियरिटी दे दी हो, बिजनेस कंडीशन को रिसेशन मतलब मोटिवेशन और ऑटोमेशन को अडॉप्ट ना कर पा रहा हो, और वो डिसिप्लिन ना मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में, तब हम डिमोशंस करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था डिमोशन का। ओके, ना ट्रांसफ़र क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर अ ट्रांसफर इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी जॉब टू अनदर विदाउट स्पेशल रेफरेंस टू चेंज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपनसेशन। क्या होता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देना, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। कोजेज़ क्या होते हैं देखिए, कि इंक्रीज़ और डिमांड हो जाती है हमारे एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट में, अगर शॉर्टेज सरप्लस हो जाए, अगर हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉय है, वर्कलोड ज़्यादा है, एडिशनल की ज़रूरत है तो हम बुला लेते हैं, अगर हमारे पास सरप्लस है तो उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी कंपनी में, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उन्हें बुला लेंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड पे। एम्प्लॉय की फैसिलिटी ट्रांसफ़र इसलिए भी करा जाता है, जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वेस्ट पे, अगर वो बीमार है तो उसको हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, कोई लैक ऑफ वर्क है, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जब वो सेलेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव सिलेक्शन के मेथड का रिस्पॉन्सिबल है। टेक्निकल कोर्स, अगर एक्सपीरियंस्ड और एम्प्लॉय को नीडेड है उसको रन करने के लिए न्यू डिपार्टमेंट के, तो हम एक सीनियर क्वालिफाइड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में, ताकि वो ट्रांसफ़र हो जाए और इन ट्रेनिंग ले सके, और वो अनदर ट्रांसफर होता है कि वो अपनी एबिलिटी को रिकग्नाइज कर सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन, कई बार ट्रांसफर इफेक्ट करता है मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो हम इसलिए भी कर देते हैं, कई बार एम्प्लॉयज़ और ऑफिस बैरियर्स होते हैं ताकि जो डिफरेंट ग्रुप है एम्प्लॉयज़ के, उनके बीच में एक इनएविटेबल डिस्प्यूट्स ना हो। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, जो हम यही है कि जो हम सेव करते हैं एफिशिएंट ऑफ दी, ताकि ले ऑफ ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे कर देते हैं, और हमें जब ज़रूरत होता है हम वहाँ से बुला लेते हैं। रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, हम सीनियर एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, रिप्लेस कर देना, उसको कहते हैं बम्पिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिटेन है सर्विस वो कैपेबल और एफिशिएंट सीनियर एम्प्लॉय को मिले, और जो एम्प्लॉय के विद लेस नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज है उसको रिवील कर दे। वर्सैलिटी ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर देते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, ताकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, और इसी एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो रिप्लेस कर सके। शिफ्ट, इसमें क्या होता है, जब वर्क डन हो जाता है तो हम शिफ्ट कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर देते हैं, ताकि डे टू टाइम, हाँ अगर दिन में काम जाता है तो दिन में रख लेते हैं, रात को काम जाता है तो मतलब एक एम्प्लॉय को दिन में, एक को रात, शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं। रेमेडियल ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है कि अगर रॉन्ग प्लेसमेंट हो, इवेंट हो, रॉन्ग ड्यूली कर रहा है एम्प्लॉय और सुपीरियर के बीच में, तो अनकंफर्टेबल हो उस जॉब के लिए, पुअर हेल्थ है उस वजह से, हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्प्लॉय का, उसको उसकी अंडर सच कंडीशंस को समझते हुए। डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना इज़ नोन एज डिपार्टमेंट, मतलब सेल्स की जगह मैंने परचेज में कर दिया। इंटर प्लांट ट्रांसफ़र, एक एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, मतलब होते हैं ना कि किसी का एक टेम्परेरी, मतलब एक एक मुंबई में एक दिल्ली में, इस तरीके से। ठीक है,
प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है एडजस्ट करने में न्यू प्लेस वर्क एटमॉस्फेयर में। एम्प्लॉयज़ उसकी फैमिली काफ़ी इनकन्वीनिएंट सफ़र फील करती है, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे शिफ्ट होना, फैमिली के अकोमोडेशन, चिल्ड्रन को भी काफ़ी एडमिशन्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरे, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और लॉस हो जाता है। जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ की, वो अफेक्ट करती है ट्रांसफ़र को और ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स को भी। फेवरिज्म भी देखा जाता है, वो इफ़ेक्ट करता है हमारे मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ को। ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स आते हैं लाइक एलिमेंट्स, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लेके कौन इनिशिएटिव लेगा और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, किस एरिया में किस यूनिट में इफेक्ट होगा, किस बेसिस पे हम ट्रांसफ़र सीनियरिटी किस बेसिस पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी ट्रांसफ़र के बाद, अगर दो से ज़्यादा एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो किस बेसिस पे हम प्रायोरिटी, किसको बेसिस पे प्रायोरिटी दें, किस पर्सनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पे हम देंगे, और कौन प्रोटेक्ट करेगा उस एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उस पॉलिसी में, ठीक है। अब मैंने कुछ लिखा है ट्रांसफ़र पे, आप वो देख लीजिए। ट्रांसफ़र आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ट्रांसफ़र चेंज ला सकता है जॉब में, तो जो एम्प्लॉयज़ है वो भी ऑफ एन एम्प्लॉय विदाउट अ चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेम्यूनरेशन। मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र कर देना एम्प्लॉय का विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेम्यूनरेशन में चेंज आए, ठीक है। रीजंस क्या होते हैं, वर्कर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और अ प्लांट वेयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। जहाँ पे शॉर्टेज हो जाए उसके लिए हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव करा जाए, जो अनकम्पेटिबिलिटी है बिटवीन वर्कर्स और द सुपरवाइजर उसको दूर करा जाए, जो करेक्शन है फॉल्टी के इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के उसको ठीक किया जाए, जो चेंज है इंटरेस्ट और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल है उसके लिए, और जो क्लाइमेट अनसेटिस्फाइड है एम्प्लॉयज़ के लिए, अनहेल्दी के लिए उसके लिए, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 इंटरनल मोबिलिटी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड डिमोशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीजंस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते